हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज खबरों के सफर की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने सियासत गरमा दी है। हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा है। अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि अनंत सिंह ने इसे विरोधियों की साजिश बताया है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। गुरुवार को बिहार के मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद की गोली मारकर और वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे दुलारचंद के काफिले पर हमला किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में काफी हंगामा हुआ। लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। हत्या के आरोप में जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है धौर का, वहाँ पे 2 पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया। शव है जिनकी दुलारचंद उनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। हत्या की घटना के 5 घंटे बाद तक ग्रामीणों ने शव उठाने नहीं दिया, जिससे वहां हालात तनावपूर्ण हो गए थे। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी और फिर कार से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। राउंड के फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है वो सुने में आया, और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया है। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक सभी बहुत सारे घायल हुए हैं। सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा है जी। भी साथ में थे वहाँ, यहाँ पर मतलब की जो अनंत सिंह ने और छोटन ने हमारा दुलारचंद चचा के गोली मारे हैं, पहले फिर गाड़ी चढ़ाए, हमको बांह पकड़ के पानी में फेंक दिए। हम पानी में उसे हम पानी ऊपर में हम भागे हैं जी, और हम उन्हें देख रहे हैं कि और प्रशासन ने गोली चार्ज किए। इस हत्याकांड का आरोप बाहुबली नेता और मोकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा, लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी दुलारचंद के लोगों ने उनके समर्थकों पर हमला कर दिया था। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने गोली चला दी। अनंत सिंह ने कहा ये पूरा खेल सूरज भान सिंह का है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूरज भान ने ही दुलारचंद यादव की हत्या कराई है, ताकि चुनाव में नुकसान पहुँचाया जा सके। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता हम देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह ने इस हत्या के आरोपों से इनकार करते हुए पूर्व सांसद सूरज भान का नाम ले लिया। सूरज भान ने कहा कि इस मामले की तह तक जांच की जाए, ताकि पूरा सच सामने आ जाए। पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए। पहले आपको बताते हैं कि दुलारचंद यादव कौन थे। मोकामा के टाल इलाके में दुलारचंद यादव का आतंक रहा है। यहाँ 1980 के दशक में दुलारचंद यादव ने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। 1980 से लेकर साल 2000 तक 36 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए। तब मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की मेकड़ा की सभा में चांदी का मुकुट पहनकर उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। दुलारचंद पहलवानी का भी शौक रखते थे।
और अखाड़े के दंगल में वो कुश्ती भी लड़ते थे। लोग गीत गाने का शौक रखते थे। उन्होंने नथुनिया के गुना टूटल ए राजा गाना चुनाव प्रचार में गाया था। दुलार चंद की अनंत सिंह से पुरानी अदावत थी। दुलार चंद पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। अब आपको बाहुबली अनंत सिंह के बारे में बताते हैं, जिन पर इस हत्या का आरोप लगा है। अनंत सिंह ने जुर्म की दुनिया से राजनीति में एंट्री ली। अनंत सिंह पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनंत सिंह के पास 37 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति। 2005 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक रहे। 2015 में उन पर 4 युवकों के अपहरण और हत्या का केस दर्ज हुआ। 2015 में इसी केस पर गिरफ्तारी हुई और जेल में बंद रहे। फिर भी निर्दलीय मैदान में उतरे। निर्दलीय मैदान में उतरकर ये चुनाव जीता। 2020 में अनंत सिंह को लालू यादव का साथ मिला। फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से मौजूदा विधायक है। फिलहाल इस मामले में पूरा गैंग ऑफ मोकामा का एंगल जुड़ रहा है। अनंत सिंह और दुलार सिंह यादव दोनों ही बाहुबली रहे हैं। जुर्म की दुनिया से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले दुलार चंद यादव के इस मर्डर ने सनसनी और सियासत दोनों तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में 17 बच्चों सहित 19 को बंधक बनाने वाले सिर्फ फिरे को कमांडो और पुलिस टीम ने गोली मार दी। उसकी मौत हो गई। बृहस्पतिवार दोपहर हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। पता चला कि बंधक बनाने वाले का नाम रोहित आर्य है और उसने इस घटना की पूरी प्लानिंग की थी। एनडीटीवी के पास रोहित आर्य को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव खुलासे भी हैं, जो आज हम आपको बताएंगे। एक सिरफिरा जिसने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया, जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, जिसके दिमाग में चल रहा था खतरनाक प्लान। मुंबई के पवई से जब तस्वीरें सामने आईं तो पूरी मुंबई हिल गई। नीचे बिलखते लोग थे और ऊपर कांच के भीतर से हाथ हिलाते बच्चे। मुंबई के आर्य स्टूडियो में जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो आरोपी को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल पवई इलाके में आर्य स्टूडियो नाम की एक जगह है जहां पर एक्टिंग क्लासेस चलती हैं। यहीं रोहित आर्या नाम का एक व्यक्ति भी काम करता है। उसने करीब 100 से ज्यादा बच्चों को एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर बुलाया था। उसने करीब 17 बच्चों को बंधक बना लिया और बाकियों को जाने दे दिया। बंधक बनाए गए इन बच्चों को उसने खिड़की की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया और धमकी दी कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो कुछ भी कर सकता है, खुद भी आत्महत्या कर लेगा। इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और स्पेशल कमांडोज की टीम ने कार्रवाई शुरू की। रोहित आर्या ने पवई इलाके के आर्य स्टूडियो में बच्चों को बुलाया। आर्य स्टूडियो में एक्टिंग क्लासेस होती थी। रोहित आर्या वहीं काम करता था। 100 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया। एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर बुलाया। 100 में से 17 बच्चों को बंधक बनाया। अमीर बच्चों को अलग रखा, गरीब बच्चों को अलग रखा। एक दादी और उनकी पोती भी बंधक बनी। बच्चों को बार बार गन दिखाई। बंधक बनाने के बाद उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा, मैं रोहित आर्या हूँ। सुसाइड की बजाय मैंने एक प्लान के तहत कुछ बच्चों को बंधक बना लिया है। मेरी बहुत साधारण मांगे हैं और कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ज्यादा पैसे की मांग करता हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी उकसाया गया तो मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। मुझे उकसाया न जाए, नहीं तो मैं बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाला कदम उठा लूंगा। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। पर मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार
मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ है और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। रोहित आर्या के इस वीडियो के बाद सनसनी फैल गई। देश भर में यह खबर फैल गई कि मुंबई में एक सिरफिरा शख्स फिल्मी स्टाइल में बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में आ गया। रोहित ने सोचा था कि सरकार बच्चों के बंधक होने से डर जाएगी और उसे पैसे मिल जाएंगे, मगर हो गया उल्टा। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पुलिसकर्मी और कमांडो इमारत के पिछले हिस्से में बाथरूम के जरिए स्टूडियो में दाखिल हुए। पुलिस को देखते ही रोहित ने फायरिंग की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। जब मेरा लास्ट दिन था, उन्होंने जब ये मुझे निकाला तो उन्होंने बोला कि वो एक सीन शूट कर रहे थे जहाँ पे सब पेरेंट्स, रोहन सर अभी दरवाजा बंद करेंगे। नहीं, पहले उन्होंने 3 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। तो एग्जिट ग्रुप को जाना था बाहर और अपने पेरेंट्स से घर में मिलना था, और रिटर्न ग्रुप को नीचे आना था अपने पेरेंट्स के सामने, ताकि ऐसा लग सके किडनैपिंग हो रही है पेरेंट्स के सामने, और वापस ऊपर जाना था, और स्टूडियो ग्रुप को स्टूडियो में जाना था। फिर बाद में उनने सीन शूट किया और रोहित आर्या सर ने बोला कि पेरेंट्स ऐसा बिहेव करो कि आपका बच्चा किडनैप हो गया, ऐसे दरवाजे पे ठोको। अब आपको समझाते हैं कि यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ। पुलिस और कमांडोज की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। कमांडोज स्टूडियो में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में टीम दाखिल हुई। रोहित को पहले समझाया गया, लेकिन कमांडोज को देख रोहित ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में रोहित को गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से पिस्टल, पेट्रोल भी बरामद हुआ। बंधक बने लोगों में एक कोल्हापुर की बुजुर्ग महिला मंगल पाटनकर भी शामिल थी। उन्होंने इस हॉस्टेज कांड की पूरी कहानी बयां की। मंगल पाटनकर ने बताया कि वो अपनी पोती के साथ ऑडिशन के लिए कोल्हापुर से मुंबई आई थी। ऑडिशन के बाद आरोपी रोहित आर्या ने उनसे कहा था कि शूटिंग 2 दिन बाद होगी। शुरुआत में रोहित उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। वो बच्चों को खाने पीने का सामान भी दे रहा था, लेकिन फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने हमें एक कमरे में जाने को कहा और बच्चों के अभिभावकों को बाहर रुकने को कहा। फिर उसने गेट को लॉक कर दिया। इसके बाद कुछ बच्चों को वो स्टूडियो के पहले माले पर ले गया। तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया। मंगल पाटनकर को घटना के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 मुलांना वर नेलं त्यानं आणि शटर बंद करून 2 कुलूप मोठे मोठे लावले शटरला, आणि हे मुलांचे ते फोटो होते ना, बॅनर लावलेले 2च होते, तिसरा पण करून आणून 3 ठिकाणी पॅक बंद करून टाकलं त्यानं। बाहेर शटरच्या आतमध्ये जागा होती बसायला, ती पण पॅक केलं त्यानं, म्हणजे कोण बाहेरचं येऊ नये आणि आतलं कोण जाऊ नये। तुम्हाला लागलं कसं आजी? आणि मग काय केलं त्यानं, मला नेहमी बसवायचं बाहेर, एक ओपन हॉल होता, तिथंच त्याचं ऑफिस होतं, आणि शेजारी स्टुडिओ, म्हणजे त्याच बिल्डिंग मध्ये खाली तळाला। इस पूरी घटना के बाद रोहित आर्या के बारे में कई जानकारियां भी सामने आई। रोहित आर्य पुणे का एक सोशल वर्कर था। रोहित आर्थिक तंगी और काम का भुगतान न होने के कारण गुस्से और परेशानी में था। पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल में प्रोजेक्ट का पेमेंट न होने से वो परेशान था। रोहित आर्या का आरोप था कि इस परियोजना के लिए उसे 2 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन जनवरी 2024 से सिर्फ सीनियर अफसर उसे भरोसा ही दिए जा रहे थे। उसका पेमेंट नहीं किया गया। भुगतान नहीं मिलने और उन्हें शिक्षा अभियान से निकाले जाने से परेशान रोहित आर्या ने जुलाई-अगस्त में भूख हड़ताल भी की थी। तब पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने 15 लाख रुपए की व्यक्तिगत मदद के लिए 2 चेक दिए थे, लेकिन बकाया रकम नहीं मिली। इससे हताश होकर रोहित ने बच्चों को अगवा किया था। रोहित के आरोप ये है कि प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई। जनवरी 2024 से अब तक पेमेंट नहीं हुई। सीनियर अफसर सिर्फ भरोसा दे रहे थे। जुलाई-अगस्त में भूख हड़ताल भी की। तब दीपक केसरकर ने 15 लाख रुपए के 2 चेक दिए, लेकिन बकाया रकम नहीं मिली। इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अगर आरोपी से बात करता तो कोई गलतफहमी होती तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा देता, बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी संदिग्ध घटना में अगर आप किसी से भी बात करते और उसने बच्चों को कुछ कर दिया होता तो फिर वो बहुत मुश्किल होती। अगर मुझसे बात ही करनी थी तो बंधक क्यों बनाया? अशा सेन्सिटिव्ह प्रकरणामध्ये जर तुम्ही कोणाशी बोलला, मैं अगर आरोपी से बात करता
कोई गलतफहमी होती तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा देता, बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे संदिग्ध घटना में अगर आप किसी से भी बात करते और उसने बच्चों को कुछ कर दिया होता तो फिर बहुत मुश्किल होती। बंधक बनाने की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। प्रदेश के शिक्षा सचिव रंजीत सिंह देओल ने इस मामले पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। रंजीत सिंह देओल ने कहा कि स्कूलों में स्वच्छता निगरानी परियोजना के लिए रोहित आर्य को 2 करोड़ देने का कोई समझौता नहीं हुआ था। सरकार के अनुसार रोहित आर्य ने स्वेच्छा से ये काम किया था, जिसके लिए उन्हें एक उचित प्रमाण पत्र भी दिया गया था। रोहित आर्य पुणे के कर्वेनगर इलाके में अमेय अपार्टमेंट में रहता था। कोथरूड इलाके के शिव तीर्थ नगर में स्थित स्वरांजलि अपार्टमेंट में उसके माता पिता रहते थे। अमेय अपार्टमेंट में रहना उसने लगभग 1 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन शिव तीर्थ नगर के स्वरांजलि अपार्टमेंट में उसके माता पिता अब भी रहते हैं। स्वरांजलि अपार्टमेंट का घर AR हरवलकर के नाम पर है, जबकि रोहित अपना उपनाम आर्य इस्तेमाल कर रहा था। रोहित आर्य और उसकी पत्नी अंजलि आर्य समय समय पर अपने माता पिता से मिलने इस स्वरांजलि अपार्टमेंट में आया जाया करते थे। अभी मैं पुणे के कर्वेनगर सोसाइटी में आई हूँ। ये वही सोसाइटी है जहाँ पे 1 साल पहले रोहित आर्या जो है वो रहने के लिए वो रहते थे, रेंट पे रहते थे। अमेय चिंतामणि सोसाइटी कर्वेनगर पुणे, ये सोसाइटी का नाम है। और वो इधर 1 साल पहले उनके पत्नी के साथ और उनके बच्चे के साथ वो यहाँ पे रहते थे। पर अभी बहुत से एंगल्स इसमें आ रहे हैं। कोई लोग उनको मेंटली इल बोलने का भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी ये स्टेप उठाया है वो गलत है। NDTV के पास रोहित आर्य पर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। रोहित ने तैयारी इस तरह से की कि पहले अमीर बच्चों को अलग बंधक बनाया। 4 दिन में पता लगाया कि कौन बच्चे अमीर हैं। बच्चों से किडनैपिंग, बम विस्फोट जैसे सीन की शूटिंग करवाई। शूटिंग के नाम पर CCTV कैमरे हटवाए। CCTV कैमरों की जगह लाइट लगवाई। स्टूडियो में बैठने की जगह को पैक कर दिया। बाहर से शटर डाल दिया। बच्चों को बार बार गन दिखाई। कुछ बच्चों को एक दादी के पास छोड़ा। साजिश में कुछ और लोग भी शामिल थे। एक काली दाढ़ी वाला आदमी भी साथ था। प्रियंका नाम की महिला का भी जिक्र है। प्रियंका फोन पर हंसकर बात कर रही थी। देशमुख नाम के शख्स का भी जिक्र हुआ। पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्या, इसकी कल पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, जिसके बाद रोहित आर्या का शव आज सुबह मुंबई के JJ अस्पताल में लाया गया और यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होना था। लगातार पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन आर्या के परिवार का इंतज़ार कर रहा है, मगर अभी तक आर्या का परिवार यहाँ पर नहीं पहुँचा है। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक मामला सीलमपुर इलाके से सामने आया है, जहां गुरुवार रात बदमाशों ने एक दूसरे गैंग के शार्प शूटर मिसबाह को अंधाधुंध गोलियां मारी और उसे मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक पर भी हत्या, डकैती और लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली का सीलमपुर इलाका एक बार फिर गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अब यहां एक कुख्यात शार्प शूटर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस शार्प शूटर की हत्या की गई उसका नाम मिसबाह था और वो हासिम बाबा गैंग के लिए काम करता था। मिसबाह को जब गोली मारी गई तब वो कार में सवार था। बताया जा रहा है कि वो पहले मृतक छेनू गैंग के लिए काम करता था, उसके बाद हासिम बाबा गैंग में शामिल हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के जमा मस्जिद के पास मिसबाह की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 15 गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मिसबाह एक कुख्यात शार्प शूटर था। हासिम बाबा गैंग में शामिल था। पहले छेनू गैंग का हिस्सा था, बाद में हासिम बाबा गैंग में गया। उसके खिलाफ हत्या, डकैती के मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ कुल 17 केस दर्ज थे। इसी साल जेल से बाहर आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक मिसबाह हत्या, डकैती और कई ऐसे अपराध मामले में शामिल था। मिसबाह पर 17 केस दर्ज थे। वो इस साल ही जेल से बेल पर बाहर आया था। मैं 11 बजे करीब कोर्ट पे बैठा हुआ था अपने कार्यकर्ताओं के साथ में,
तो मुझे पता चला कि बेकरी है मलिक बेकरी पे तकरीबन 20 गोलियां चली हैं। और जब मैं यहाँ आया और आने के बाद कुछ मुझे लोगों से पता चला तो तकरीबन लड़के की 15 गोलियां, मिसबा नाम का लड़का था और इसके 15 गोलियां लगी थी, शरीर पर 15 छेद पाए गए, ऐसा पता चला मुझे। राजधानी दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। नॉर्थ ईस्ट जिले के सीलमपुर इलाके में कई राउंड जो गोलियां हैं वो चलती हैं और जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी पहचान मिसबाह के रूप में हुई है और मिसबाह के ऊपर कई सारे जो मामले हैं वो भी दर्ज हैं। मिसबाह के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, आर्म्स एक्ट के तकरीबन 7 मामले जो हैं वो दर्ज हैं और मिसबाह छेनू गैंग से भी जुड़ा हुआ था और उसके बाद उसने हाशिम बाबा गैंग के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई इसको लेकर ये भी आशंका जताई जा रही है कि मिसबाह की जो जान गई वो कहीं ना कहीं गैंगवार का नतीजा है। मिसबाह की हत्या बदला लेने के लिए की गई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल थाना सीलमपुर ने शव को कब्जे में लेकर पास के जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक मिसबाह पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं और वो जुलाई महीने में जेल से बाहर आया था। हत्याकांड को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के फेमस गैंगस्टर के घर से कुछ दूरी पर अंजाम दिया गया। मिसबाह उत्तरी पूर्वी दिल्ली के हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा था। मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे ये बेस्ट बेकरी है और यहीं पर जो मिसबाह है वो कॉफ़ी पीने के लिए आया हुआ था और जिसके बाद कई राउंड जो गोलियां हैं वो उसके ऊपर चलती हैं। कुछ अज्ञात लोग पहुंचते हैं यहाँ पर और तकरीबन 20 राउंड जो गोलियां हैं वो उसके ऊपर चलाते हैं और जिसके बाद जो सूचना है वो पुलिस को दी जाती है और आनन फानन में उसे जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और जिस तरह से यहां पर फायरिंग हुई और उसके बाद अज्ञात बदमाशों की तलाश करने में फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो कई सारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके सहारे जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से तकरीबन 20 राउंड जो फायरिंग है वो मिसबाह के ऊपर हुई उसके बाद आप यहां पर इन तस्वीरों में देख पाएंगे कई जो खोखे हैं वो बरामद हुए हैं और जिसके निशान जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस तरह से कई जो खोखे हैं वो चूँकि ये चलती फिरती रोड है जिस वजह से बहुत सारे जो निशान हैं वो मिट गए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो दिल्ली पुलिस और अलग अलग जो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई कि कितने जो बदमाश हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और कितने राउंड जो कुल जो फायरिंग है वो हुई और क्या ये जो पूरी घटना है वो सिर्फ गैंगवार की है या फिर कोई और भी जो दुश्मनी है या और भी कोई मामला इस पूरी वारदात में सामने निकल कर आया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ अलग अलग जो टीमें हैं वो इस मामले की जांच करने में जुटी हुई हैं। कैमरा पर्सन शिव तिवारी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। कनाडा में भारतीयों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में अबॉट्सफोर्ड में 68 वर्षीय पंजाबी कनाडियाई उद्योगपति दर्शन सिंह सैसी की हत्या हुई थी और अब कनाडा के एडमंटन शहर में भारतीय मूल के 55 साल के कारोबारी पर हमला किया गया जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये भारतीय मूल के कारोबारी अरविंद सिंह सग्गू की तस्वीर है जिनकी कनाडा में हत्या कर दी गई। ये घटना कनाडा के एडमंटन शहर की है। भारतीय मूल के 55 साल के कारोबारी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कारोबारी की हत्या क्यों हुई ये पता चल गया है। अरविंद सिंह सग्गू को एक मामूली विवाद में मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल उन्होंने एक अजनबी शख्स को उनकी कार पर पेशाब करने से रोका था। इसी बात पर आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। विवाद बहुत ही मामूली सा था लेकिन बात हत्या तक पहुंच गई। आपको पूरा वाकया बताते हैं। ये घटना 19 अक्टूबर की रात की है। अरवी अपनी एक महिला मित्र के साथ डिनर के बाद लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शख्स उनकी कार पर पेशाब कर रहा है। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका जिस पर आरोपी भड़क गया और अरवी के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। अरवी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अस्पताल में कई दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और 24 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। अरविंद सिंह सग्गू पर हमले के 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई।
कनाडा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन जिस तरह से कनाडा में भारतीय पर हमला हुआ है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और वहां रहने वाले तमाम भारतीय नागरिक काफी चिंतित हैं। अरवी सग्गू के जानने वालों का कहना है कि वो खुश मिजाज, मददगार और परिवार से बेहद प्यार करने वाले इंसान थे। उनके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं जो इस दर्दनाक हादसे के बाद से सदमे में हैं। एडमिंटन पुलिस विभाग अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस को अरवी सग्गू बेहोश हालत में मिले। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 5 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे और 24 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान काइल पैपिन के रूप में की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की अगली पेशी 4 नवंबर को अदालत में होगी। पुलिस का कहना है कि अरवी और आरोपी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। हाल ही में अबोट्सफोर्ड में 68 साल के पंजाबी कनाडाई उद्योगपति दर्शन सिंह सहसी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूके में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग की एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में 2019 से 2023 के बीच दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ अपराधों में 227% की वृद्धि हुई है। भारतीयों को निशाना बनाने वाले नस्लीय अपशब्दों वाले पोस्ट 2019 से 2023 के बीच 1350% बढ़ गए हैं। कनाडा में भारतीयों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं के बाद लोगों की मांग है कि कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये हमले व्यक्तिगत नहीं बल्कि बढ़ते नस्लवाद का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पड़ोसियों को फंसाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मुस्लिम पड़ोसियों को फंसाने के लिए इन्होंने 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। आरोपियों को लगा कि ऐसा करने से मुस्लिम पड़ोसियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन जांच में पोल खुल गई। आई लव मोहम्मद का विवाद कई दिनों तक चला था, लेकिन अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इसे एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया। कुछ मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा पाया गया। एक हिंदू पक्ष ने मुस्लिम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मंदिर पर लिखे शब्दों को तुरंत मिटाकर वहां लोगों को शांत कराया, लेकिन पुलिस को दाल में कुछ काला लगा। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 4 देवस्थल हैं जहाँ पे धार्मिक नारा लिखा गया है, तो सभी 4 देवस्थलों का मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया। पुलिस तत्काल सुबह मौके पर पहुँच गई थी और इस इवेंट को अटेंड किया गया था। गाँव वालों से वार्ता की गई। मेरे द्वारा भी सभी जितने भी मोहल्ले हैं जहाँ पे देवस्थल स्थापित हैं, उन गाँव वालों से वार्ता की गई। गाँव वालों ने कुछ बातें भी बताई, बातों को भी हम लोग संज्ञान में ला रहे हैं। प्रत्येक बिंदु के हम लोग गहनता से जांच करा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है और अतिशी की जो भी इसके पीछे है, जिसने ये शरारत यहाँ पे की है और ये धार्मिक नारे लिखे हैं, उन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। दरअसल पुलिस ने देखा कि सभी स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी और सभी मंदिरों की दीवारों पर ऐसा ही था। पुलिस ने पाया कि सितंबर के महीने में बरेली में पाए गए आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पर ऐसी गलती नहीं थी। स्पेलिंग में गलती से पुलिस का माथा ठनका और जांच की दिशा उसने बदल दी। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया और असली गुनहगार को पकड़ लिया। SSP जादौन ने बताया कि आरोपियों का मुस्लिम पड़ोसियों के साथ संपत्ति का विवाद था और वो उनके खिलाफ शिकायत करना चाहती थी। दरअसल जिशांत कुमार, आकाश कुमार, दिलीप कुमार और अभिषेक सारस्वत का अपने पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, इसलिए उन्होंने उन लोगों को फंसाने के लिए इस तरह की हरकत की। फिलहाल सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आपको खबर दिखाते हैं नेताओं की गुंडागर्दी से जुड़ी, जहां एक और कर्नाटक में बीजेपी नेता के बेटे ने टोल कर्मी की पिटाई कर डाली, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी सांसद ने क्रेन ऑपरेटर को सार्वजनिक रूप से तमाचा जड़ दिया। कर्नाटक में बीजेपी नेता के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाम है समर्थ गौड़ा पाटिल, जो कि विजू गौड़ा पाटिल के बेटे हैं। वीडियो में समर्थ गौड़ा एक टोल कर्मी पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। घटना विजयपुरा कलबुर्गी हाईवे की है। टोल कर्मी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बीजेपी नेता के बेटे को पहचाना नहीं।
और उससे टोल टैक्स मांग लिया। बस इसी बात पर समर्थ ने अपने समर्थकों के संग मिलकर टोल कर्मी की पिटाई कर डाली। बीजेपी नेता विजू गौड़ा पाटिल के बेटे समर्थ गौड़ा और उसके दोस्त गुरुवार को कन्नौली टोल बूथ पहुंचे थे। दूसरी कारों की तरह टोल कर्मी ने बीजेपी नेता के बेटे से भी टोल फीस देने की अपील की, लेकिन समर्थ पैसे देने से इनकार किया और फ्री में कार को टोल बूथ पार करने को कहा। टोल कर्मी ने इसका विरोध किया। यही बात बीजेपी नेता के बेटे को पसंद नहीं आई। उसने टोल कर्मी से कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं बीजेपी नेता विजू गौड़ा पाटिल का बेटा। टोल कर्मी ने पूछा, कौन विजू गौड़ा? इस पर समर्थ भड़क गया, अपने दोस्तों के साथ कार से उतरा और टोल कर्मी के कमरे में पहुंच गया और टोल कर्मी से बदतमीजी की। फुटेज में समर्थ को कार से बाहर निकलते स्टाफ को धक्का देते और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। टोल के दूसरे कर्मचारी बीच बचाव करते दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता का बेटा टोल कर्मी को गाली देता रहता है और मारपीट करता रहता है। और अब आपको एक और नेता की थप्पड़बाजी दिखाते हैं। मामला है मध्य प्रदेश के सतना का। सतना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का अवसर था। शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा था। तभी बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने एक मशीन ऑपरेटर को सार्वजनिक रूप से तमाचा जड़ दिया। ये घटना सेमरिया चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास हुई, जहां सांसद माल्यार्पण करने पहुंचे थे। दरअसल बीजेपी सांसद गणेश सिंह को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से ऊपर उठाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कराया जा रहा था, लेकिन माल्यार्पण के बाद नीचे आते समय मशीन अचानक बीच में रुक गई। करीब आधा मिनट तक सांसद हवा में ही झूलते रहे। मशीन हिलने से असंतुलन के हालात बन गए, जिससे सांसद नाराज हो गए। नीचे उतरने के बाद उन्होंने ऑपरेटर को पास बुलाया और सबके सामने एक तमाचा मार दिया। वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। एक तरफ बीजेपी नेता के बेटे की टोल कर्मी से बदतमीजी, तो वहीं दूसरी तरफ एक क्रेन ऑपरेटर को बीजेपी सांसद ने जड़ा थप्पड़। इन दोनों घटनाओं से साफ नजर आ रहा है कि सरेआम नेताओं की रौबबाजी और बदतमीजी बढ़ती जा रही है। एक आम इंसान को इस तरह सबके सामने जलील करने से पहले ये लोग भूल जाते हैं कि इन्हीं लोगों के पास इन्हें वोट मांगने भी जाना है। क्या इसीलिए इन्हें नेता बनाया जाता है कि ये इस तरह की बदतमीजियां करें और अपने पद का रौब झाड़ें? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के महागुन माईवुड सोसाइटी में फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। सोसाइटी के पार्क के पास 3 से 4 आवारा कुत्तों ने एक निवासी पर हमला कर दिया। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर घटना का पूरा वीडियो भी शेयर किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड सोसाइटी में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार सोसाइटी के पार्क के पास एक रेजिडेंट पर 3 से 4 आवारा कुत्तों ने अचानक से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति रोज की तरह टहलने निकला था, तभी अचानक कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। घटना के दौरान आसपास कोई मदद के लिए मौजूद भी नहीं था। किसी तरह व्यक्ति ने खुद को बचाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद शख्स ने सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो वायरल कर दिया। ये पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस घटना के बाद एक बार फिर सोसाइटी के निवासियों ने आवारा कुत्तों और उनके हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अपील की है कि आवारा कुत्तों की समस्या पर जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं। रिटर्न गिफ्ट में घर बैठे कूड़ा कचरा मिल जाएगा। दरअसल ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने एक गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल शुरू किया है, जिसमें अगर आप शहर में सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं तो आपको ट्रैक किया जाएगा और वही कचरा आपके घर पहुंच जाएगा। जरा सोचिए, आप सुबह सुबह उठें और जो कचरा आप सड़क पर फेंकते हैं वही कचरा आपके घर के बाहर जमा या आपके घर में ही पड़ा मिले, तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? दरअसल बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने एक खास पहल शुरू की है, जिसमें जो भी सड़क पर कचरा फेंकते हुए नजर आया
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी वापस उनके घर में कचरा फेंक देंगी। इस पहल गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल के जरिए शहर को गंदा करने वाले लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। ग्रेटर बेंगलुरु में सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों की अब खैर नहीं। जो लोग सड़कों पर अपने घर का कूड़ा फेंकते हैं अब थोड़े सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने ये खास पहल शुरू की है, जिसके तहत जो लोग सड़क पर कचरा फेंकते हुए नजर आएंगे, जीबीए उस कचरे को वापस उनके घर में फेंक देगी। बेंगलुरु को साफ सुथरा रखने के लिए बेंगलुरु ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी ने एक अलग तरीके का एक ड्राइव शुरू किया है सिटी में, ताकि पूरी सिटी जो है साफ सुथरी दिखे। अगर आपको ही शख्स जो है वो इर्रेस्पॉन्सिबल वे से कचरे को अगर कहीं रास्ते पर फेंकेंगे तो वो उनको जो है अपना ही कचरा फिर लौटाने के लिए उन्हीं के घर पर आने वाले हैं। तो जैसे कि हम बेंगलुरु के गंगानगर में है, आपको ये बताने के लिए कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। आप देखिए कि अभी यहाँ पर जो है सिविक बॉडी के ऑफिशियल्स जो है एक ऑफेंडर के घर पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने जो है जो कचरा रास्ते पर फेंका था तो उन्हीं का कचरा उन्हें लौटाने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं उनके घर के सामने किस तरीके का अभी कचरे को उन्होंने जो है फेंका है, ताकि उनको ये एक लेसन मिले कि सिटी को किस तरीके से साफ सुथरा रखना है। और ये काम केवल सिविक ऑफिशियल्स का नहीं है बल्कि हर एक नागरिक का है जो सिटी में रहते हैं, उन सब का काम है कि उसको किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस तरीके का एक यूनिक ड्राइव शुरू किया गया है और इसका नाम दिया गया है गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल। बेंगलुरु में अब ये शुरू हो गया है और अब ये पूरे ही सिटी में जो है इस तरीके का ड्राइव चालू रहेगा। बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करी गौड़ा से एनडीटीवी ने इस पहल को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में हमारे पास लगभग 5000 गाड़ियां हैं जो सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करने के लिए घरों में जाती हैं। इसके बावजूद कई लोग सड़कों पर कचरा फेंकते हैं। करी गौड़ा के अनुसार उन्होंने निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए हैं और BSWML को सड़कों पर कचरा फेंकने वाले लोगों के कई वीडियोज मिले हैं। सर, आपने एक यूनिक ड्राइव शुरू किया है पूरे ही शहर को जो है नीट और क्लीन रखने के लिए। सर, इसका कारण क्या है कि आप जो है कचरे को उन्हीं का कचरा उनके ही घर के सामने लाके डाल रहे हैं? हर दिन बेंगलुरु शहर में 5000 ऑटो टिपर कचरा कलेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ लोग कचरा रास्ते पर फेंकता है, इसलिए उनको सिखाने के लिए अवेयरनेस करने के लिए कचरा को फिर उस घर के पास फेंक रहे हैं। सर, इसको किस तरीके से आप ट्रेस कर रहे हैं? इन ऑफेंडर्स को कैसे ट्रेस कर रहे हैं सर आप? हमारा मार्शल है, पौर कार्मिका है, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर है और हमने सीसीटीवी इंस्टॉल किए और लोग भी इस वीडियो भेजते हैं और पार्सल आता है ना, उस पर एड्रेस होता है, इस सब देखकर उसको आइडेंटिफाई करता है हम लोग। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि इस तरीके के जो ऑफेंडर्स होते हैं इनको क्या पेनाल्टी भी लग रही है सर? तो लग रही है तो कितने की लग रही है सर? हम 2000 पेनाल्टी लेवी कर रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है इस तरीके से पाठ सिखाने से जो है नागरिक बहुत ज़्यादा और अलर्ट हो जाएंगे और इस तरीके का काम फिर से नहीं करेंगे? इसको बहुत पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, जरूर वो चेंज करेगा। बेंगलुरु को गार्डन सिटी बताते हुए करी गौड़ा ने लोगों से कचरा न फेंकने और शहर की स्वच्छता बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। अधिकारी जब भी ऐसी कोई हरकत देखते हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वालों की कमी होने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़े कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं जहां कचरा डाला जा सकता है। जिस शख्स ने सड़क पर कचरा फेंका था उसके घर के बाहर जीबीए ने वापस कचरा फेंक दिया। एनडीटीवी की टीम ने उससे बात की और उसने बताया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और दोबारा वो सड़क पर कचरा नहीं फेंकेगा। सर, पर आपको क्या लगता है कि आपने क्यों कचरा फेंका था? क्या यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती है क्या कचरा लेने के लिए? सर, हमारे को मालूम नहीं, हम रहता नहीं, घर पे नहीं रहता। तो आपको नहीं पता है कि यहाँ पर डेली गाड़ी आती है लेने के लिए? आपने कैसे कचरा फेंका सर? मैं दूसरा जगह रहता हूँ। तो अभी कितने की पेनाल्टी लगाई है? 2000 बोला है। अच्छा, तो अभी आपने क्या वादा किया है उनसे कि इस तरीके से वापस आपकी गलती नहीं दोहराई जाएगी? अब नहीं होगी।
भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और इस दौरान उनकी गगनचुंबी प्रतिमा के सामने राष्ट्र की शक्ति और एकता का शानदार प्रदर्शन हुआ। एकता दिवस पर गणतंत्र दिवस जैसी परेड हुई, कई राज्यों की झांकियां भी शामिल हुई, लेकिन सबका दिल जीता बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने। भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150 जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इसे लेकर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। केवड़िया में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस बल शामिल हुए। लेकिन सबका दिल जीता बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने। बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने ऑपरेशन कौशल दिखाया। एकता दिवस समारोह में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां भी शामिल थीं। इस वर्ष के एकता दिवस समारोह की एक प्रमुख विशेषता बीएसएफ का श्वान दस्ता, रामपुर और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के कुत्ते थे। इसने उनके संचालन कौशल का प्रदर्शन किया। यहाँ हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के सभी प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। सीढ़ी पर जाबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि चाहे राहत एवं बचाव कार्यों में जीवन की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी के रास्ते चढ़कर अपने मिशन में कामयाब होना हो, हर ऐसी परिस्थिति के लिए बीएसएफ के ये स्वदेशी श्वान अब पूरी तरह तैयार हैं। देसी कुत्तों की टुकड़ी का नेतृत्व रिया नाम की मादा मुधोल हाउंड ने किया, जिसने 2024 में लखनऊ में हुई अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में 116 विदेशी कुत्तों को पछाड़कर बेस्ट डॉग का खिताब जीता था। इस दौरान इन कुत्तों ने अपनी कुछ अद्भुत क्षमताएं दिखाई, जैसे 18 फुट ऊंची दीवारों पर चढ़ना, घुसपैठियों को रोकना और मुश्किल सर्च ऑपरेशनों को अंजाम देना। साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों में विदेशी नस्लों जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और बेल्जियम मेलिनोइस पर निर्भरता को कम करने और मुधोल हाउंड व रामपुर हाउंड जैसी भारतीय नस्लों को शामिल करने की बात कही थी। 5 साल बाद ये विजन हकीकत बन चुका है। बीएसएफ की ओर से ट्रेनिंग पाए हुए देसी कुत्ते अब नक्सल विरोधी अभियानों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और सीमा सुरक्षा में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा घुसपैठियों के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस गंभीर समस्या की अनदेखी की और वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती रही। आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे, लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।